नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय यूरोप के कई देश, एक्चुअली मैं कहूंगा दुनिया के ज्यादातर देश ये कह रहे हैं वी कैन नॉट बिलीव आवर आइज, यकीन नहीं हो रहा हम क्या देख रहे हैं। वही यूएसए जो कुछ ही महीनों पहले रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देता था यूनाइटेड नेशंस में, रशिया के अगेंस्ट प्रस्ताव पास करता था, रशिया और यूएस लिटरली भिड़ते थे यूनाइटेड नेशंस में, वही यूएसए रशिया के डिफेंस में आ गया यूनाइटेड नेशंस में। यहां पर आप देख पाओगे ये न्यूज़ बीबीसी, सीएनएन, आई मीन दुनिया भर का मीडिया कवर कर रहा है, क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वोटिंग कर दी एक ऐसे रेजोल्यूशन में जहां पर यूक्रेन की बात हो रही थी। जी हाँ, बेसिकली क्या हुआ, यूरोपियाई देशों ने यूक्रेन के समर्थन में दो रेजोल्यूशन प्रस्तुत किए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं कर रहा, जनरल असेंबली की बात कर रहा हूं, जहां पर 193 मेंबर कंट्रीज आपको मिलेंगे। इधर रेजोल्यूशन प्रस्तुत हुआ कि क्या हम सब लोग यूक्रेन के समर्थन में वोटिंग करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन रशिया युद्ध खत्म हो, और साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन में यह बात भी लिखी थी कि रशिया बहुत गलत काम कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट युद्ध करके। ना उम्मीद ये थी कि यूएस इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूएस लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करता आया है अगेंस्ट रशिया, मगर यूएस ने दुनिया को शॉक कर दिया रशिया की तरफ साइड लेकर और इस यूएन रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर दिया। नाउ मुझे यहां पर यह बोलना पड़ेगा, ये जो यूएसए का मेजर पॉलिसी शिफ्ट है, ये देखकर कई कंट्रीज अलर्ट हो गए होंगे कि यूएसए में ना बस एक इलेक्शन होने की देर है, ये कंट्री ऑल टुगेदर कुछ और बन जाता है। लिटरली आप कह सकते हैं एक बाइपोलर डिसऑर्डर है यूएसए को। इलेक्शन के बाद इनकी फॉरेन पॉलिसी, जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, एवरीथिंग चेंजेस कंप्लीटली। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि ये रेजोल्यूशन इतना कंट्रोवर्शियल था कि भारत और चीन जैसे बड़े देश, हमने एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी अपनाई कि ना हम इसके समर्थन में ना हम इसके विरोध में। माना जा रहा था कि एट मैक्सिमम यूएसए भी सेम काम करेगा, मगर यूएसए, नॉर्थ कोरिया समेत कई और कंट्रीज जिनके अगेंस्ट यूजुअली खड़ा होता है, इनके साथ खड़े होकर यूएसए ने रशिया का बचाव किया। दिस इज वेरी मच शॉकिंग। और आप कह सकते हैं जो हेनरी किसिंजर की बहुत ही फेमस ऑल टाइम क्लासिक कोट है कि यूएसए के कोई परमानेंट मित्र नहीं होते, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होते, यूएसए के सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस कोड को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, और ये जो दृश्य है ना, मैं कहूंगा ये दुनिया याद रखेगी लंबे समय तक। इधर आप देख पाओगे ये वो रेजोल्यूशन है जहां पर लिखा है कि देखिए, एडवांसिंग कॉम्प्रहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, और इस रेजोल्यूशन में रशिया की भी निंदा करी गई थी। आप देखोगे ओवरऑल 93 कंट्रीज ने दुनिया भर में इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया। वैसे ये रेजोल्यूशन तो पास हो गया, क्योंकि जो देश इसके अगेंस्ट खड़े थे, जिन कंट्रीज ने यहां पर नो का बटन दबाया, मतलब कि हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते, वो देश बस 18 थे। भारत और चीन समेत 65 कंट्रीज ने यहां पर एब्सटेन एंड चिल की पॉलिसी अपनाई। नाउ जिन कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन में नो का वोट किया है, यहां पे आप देख पाओगे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब कि नॉर्थ कोरिया, फिर यहां पे आपको दिख जाएगा रशियन फेडरेशन, और सरप्राइज सरप्राइज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमाल है, एब्सोल्युटली शॉकिंग, एब्सोल्यूट सिनेमा। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा रिसेंटली मैंने आपको यही बताया था कि यूएसए ने ब्लॉक कर दिया G7 को रशियन अग्रेशन ये वर्ड यूज करने से। आप इमेजिन कर सकते हैं, वही यूएस जो बाकी दुनिया को कहता था कि बोलो रशियन अग्रेशन, वही यूएस ऑल टुगेदर कह रहा है नहीं, रशियन अग्रेशन ऐसे वर्ड्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे एक और बात हुई, आप सबको याद होगा रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को एक डिक्टेटर कह दिया था, तानाशाह कह दिया था। इधर आप देख पाओगे ये ग्लोबल न्यूज बनी थी कि ट्रंप कॉल जेलेंस्की ए डिक्टेटर। नाउ इसके बाद ना रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों ये गए यूएसए में ट्रंप से मिलने के लिए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक जर्नलिस्ट ने ट्रंप से पूछा कि आपने जेलेंस्की को तो कह दिया डिक्टेटर, क्या आप पुतिन को डिक्टेटर बोलोगे? ट्रंप ने यह जवाब दिया। ये वीडियो देखना, और एक बात नोट करना, पहले वीडियो देख लो फिर अलग से आपको एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है? President called Zelensky a dictator. Would you use the same words for Vladimir Putin? यहाँ पे रिपोर्टर ने पूछा, वुड यू यूज द सेम वर्ड डिक्टेटर फॉर व्लादिमीर पुतिन? Uh,
I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. I think we have a chance of a really good settlement between various countries. ना पूरा इन्होंने जवाब घुमा दिया। इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि पुतिन को मैं डिक्टेटर नहीं बोलूंगा। ज़ेलेंस्की को एक बार को बोल दिया डिक्टेटर। पुतिन के लिए इन्होंने जो वर्ड है डिक्टेटर यूज़ करने से मना कर दिया। और अब ना आपका ध्यान ट्रंप पे होगा। अब मैं आपका ध्यान लेके जाता हूँ इमैनुअल मैक्रों पे, उन पे फोकस करना और उनके एक्सप्रेशन देखना जब जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा ट्रंप से। Call Zelensky a dictator. Would you use the same words for Vladimir Putin? I don't use those words lightly. I think उनको भी पता था कि जो सवाल पूछा गया है ट्रंप से ये फंस जाएंगे इसको लेकर, मगर ट्रंप ने आप कह लीजिए अपनी लैंग्वेज में काफ़ी हद तक हैंडल कर दिया। मगर ट्रंप ने ये बात दुनिया के सामने क्लियर कर दी है, मैं एक बार को ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर बोल दूंगा मगर पुतिन को मैं डिक्टेटर नहीं बोलूंगा। जबकि बाइडन के टाइम में आपको याद होगा बाइडन क्या क्या कहते थे पुतिन को। बाइडन ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि पुतिन डिक्टेटर डिक्टेटर नहीं, मर्डरस डिक्टेटर है, खूनी डिक्टेटर। और ये भी ऐड कर दिया कि प्योर थग मतलब होता है बिल्कुल गुंडा। ये बात ऑन रिकॉर्ड जो बाइडन ने कही थी व्लादिमीर पुतिन के बारे में। वही देश, एक इलेक्शन क्या हुआ आप देख रहे हैं, उसी कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी अब आज के समय एक कंप्लीटली अलग भाषा यूज कर रहा है। उसकी सरकार काफी हद तक रशिया को डिफेंड कर रही है। एंड इसलिए अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि जब ट्रंप जीते थे इलेक्शन, एक आदमी सबसे ज्यादा खुश हुआ होगा, अपने ऑफिस में लिटरली नाचा होगा, वो आदमी था ऑफ कोर्स यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन। और अगेन मुझको यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, कई बार ना हिस्ट्री में बड़े बड़े इवेंट्स एक सेकंड से चेंज हो सकते हैं। आप सबको याद होगा जब ट्रंप को मारने की कोशिश करी गई थी, वो गोली 1-2 इंच अगर थोड़ा सा हिल जाती ना, आज के समय पुतिन फंसे होते, डेमोक्रेट्स वापस कब्जा लेते पावर। और उस केस में आप समझ सकते हैं जो लैंग्वेज बाइडन यूज करते थे, जो पॉलिसीज थी बाइडन की, वही पॉलिसी यूएस की रहती और रशिया बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर में आ जाता। जबकि आज के समय व्लादिमीर पुतिन तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो यूएस के साथ बिल्कुल बहुत से ट्रेड ऑफर्स लेके आए हैं, हम यूएसए को एल्यूमिनियम प्रोवाइड कर सकते हैं, यूएस और रशिया मिलकर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं ट्रेड के मामले में। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड ट्रमेंडसली। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा, यूक्रेनियंस तो ऑब्वियसली डेवस्टेटेड है। और मुझे एक्चुअली याद आ रहा है जब रशिया यूक्रेन का जो ये इशू था पीक पे था ना, इंडियंस कई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, कई इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रो यूक्रेन हो गए थे। और मुझको याद है मैं वीडियो बनाता रहा उस वक्त, तो कोई एक आध आदमी लिख देता था कमेंट सेक्शन में कि सर आप तो प्रो यूक्रेन या प्रो रशिया बात कर रहे हो या तो आप ऐसे बात कर रहे हो। आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये सारी पॉलिसीज यू चेंज हो सकती है, सो डोंट टेक दीज थिंग्स सीरियसली। यहाँ पे यूक्रेन के लोग आप इमेजिन करके देखो, वो लोग सदमे में है। लिटरली मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा ट्रॉमा, कि ये हो क्या गया है कि अचानक से वही कंट्री जो हमको डिफेंड कर रहा था अब रशिया को डिफेंड कर रहा है यूएन में। खैर ये तो मैंने बात करी यूक्रेन की, बाकी यूरोप भी काफ़ी हद तक शॉक्ड है। जर्मनी के जो नए चांसलर बनने वाले हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हमको आज़ादी चाहिए यूएसए से। खैर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इट्स जस्ट बिजनेस एज यूजुअल। हम रशिया से ऑयल परचेज करते थे, अभी भी परचेज करते रहेंगे। हमने रिसेंटली यूएसए से भी ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है ताकि ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा नैरो हो जाए। और चांसेस है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक मेगा ट्रेड डील हो जाएगी जिससे क्वाइट पॉसिबली इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगेंगे। तो अगेन इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे कुछ खास होगा नहीं, बट दिस इज जस्ट अ लेसन फॉर द होल वर्ल्ड कि किसी भी कंट्री पर, चाहे वो यूएस हो चाहे कोई भी देश हो, अंधा विश्वास करके आप ये मान के चलोगे कि ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारे साथ खड़े रहेंगे, इट इज़ नेवर अ गुड पॉलिसी। आपके सबसे बड़े फ्रेंड आप खुद हैं। और जस्ट मेक श्योर दैट योर कंट्री इज स्ट्रांग। आपके कंट्री का डिफेंस बजट हमेशा अच्छा हो। कब वॉर स्टार्ट हो जाए, कब आपदा आ जाए, यू नेवर नो। सो दिस इज़ अ ह्यूज लेसन फॉर द इंटायर वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस शहर में पहली बार यूनाइटेड नेशंस की जो फीमेल पीस कीपर्स होती है उनके लिए कॉन्फ्रेंस हुई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, टोक्यो या चेन्नई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि एक्सिस बैंक का जो पीबीआरएम का इंटरव्यू है, ये आज से शुरू हो जाएगा। आज 25 फरवरी है, तो आज से शुरू हो जाएगा। जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, वो कंप्लीट कर लीजिए। बैच जो है इसका क्लोज़ हो जाएगा 27 फरवरी तक। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास डेप्यूटी मैनेजर बनने का एट एक्सिस बैंक। तो जिनकी एप्लीकेशंस अभी कंप्लीट हुई नहीं है, डू इट, दिस इज़ द राइट टाइम। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।